अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कार्बन क्लासेस चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। आज जिस मज़मून को हमने वज़ाहत के लिए चुना है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो अमराज हैं उसमें सबसे ज़्यादा शदीद ख़तरनाक मर्ज़ जो है इफ़लास क़ल्ब या मदलत क़ल्ब या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक के नाम से हम जानते हैं। इस ग्राफ की वजाहत हम बाद में करेंगे। आइए जो है, आप जानते हैं कि जब क़ल्ब के खलियात में कोरोनरी आर्टरीज वाफिर मक़दार में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती हैं तो सीने में दर्द होता है, जिसको हम ज़ब सदरिया या एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरिस की 3 अक़साम होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट। मर्ज़ की शिद्दत किस तरीके से बढ़ती है इस फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले इंसान स्टेबल एंजाइना का शिकार होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क़िल्लत की वजह से सदर में दर्द होता है, लेकिन आराम करने के बाद उसको सुकून हासिल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती है, एक वक्त आ जाता है कि उसको आराम करने के बावजूद भी सदर में दर्द बना रहता है और आराम करने से नहीं जाता है। मरेले को हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और जब ये भी नहीं रुक पाता है दवा इलाज वगैरह से, तब ये आखिरी मरहले में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इफ़लास क़ल्ब में तब्दील हो जाता है। किस तरीके से? स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना में, और अनस्टेबल एंजाइना आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। ये आपका जो है सबसे पहले स्टेबल, ये सबसे कम है, इसकी शिद्दत आराम करने से यह ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको अनस्टेबल, आराम करने के बाद भी आपको इस दर्द से निजात नहीं मिलेगी, फिर और हालत और ख़राब होगी तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इफ़लास क़ल्ब में तब्दील हो जाता है। आइए अब इफ़लास क़ल्ब की हम तारीफ़ बयान करते हैं। दिल के पुट्ठों से मुराद यहाँ पर क़ल्ब के उज़लात हैं। ये जो क़ल्ब हमारा है, क़ल्ब के अंदर 3 झिल्लियाँ हैं। सबसे बैरूनी झिल्ली को हम एपिकार्डियम कहते हैं, दरमियानी झिल्ली को मायोकार्डियम कहते हैं, और सबसे अंदरूनी झिल्ली को एंडोकार्डियम कहते हैं। जैसे हम एक सर्किल मान लें, एक सर्किल, फिर दूसरा सर्किल उसके बाहर, फिर उसके बाद तीसरा सर्किल। ये तीनों सर्किल कंसेंट्रिक हैं, यानी इनका मरकज़ एक ही है। तो जो सबसे अंदर वाला जो सर्किल होगा उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। उससे जो आगे सर्किल होगा उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और जो सबसे किनारे की तरफ सर्किल होगा उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये उज़लात में खून की मुस्तकिल रुकावट की वजह से जब कोई हिस्सा में नेक्रोसिस हो जाती है तो उसे इफ़लास क़ल्ब या हार्ट अटैक कहते हैं। नेक्रोसिस, अंसजा का गल जाना, खलियात के मुश्तरका, जब कई सेल्स मिलती हैं, मिलियन सेल मिलती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और ये टिश्यूज़ फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम फिर बनता है। तो ये जो खलियात हैं, इन खलियात की माइटाटिस होती है, मियाटिक डिवीज़न होता है, वेल प्लान्ड जो है इसमें जो है इनका डिवीज़न होता रहता है। लेकिन जब इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है किसी वजह से, और फिर वो सेल पहले मरेंगी
फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा अंश जो है, ये टिश्यू जो है गल जाएगा। इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये भी जो है प्लांट मैनर में कभी होता है, कभी अनप्लांट मैनर में होता है। प्लांट मैनर का मतलब उसका जो बैरूनी ढांचा सेल मेम्ब्रेन कायम रहती है, लेकिन अंदर के जो आज़ा हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो दूसरा आपको अनप्लांट, सब एक साथ जो है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो या सेल के अंदर के जो है ऑर्गेनल्स हो, सब के सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये कल्ब के खलियात के अंदर नेक्रोसिस होती है, उसके जो है खलियात गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, जो है बेजान हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको हम अफलास कल्ब, आपने नाम सुना होगा, अफलास, गुर्बत, ये सब सुना है। तो यह कल्ब सबसे ज़्यादा जो है नातवा हो जाता है, बे अख्तियार, इसका कोई अख्तियार नहीं रह पाता है, बहुत ही शदीद जो है बीमारी है। तो मायोकार्डियम में खून की मुस्तकिल रुकावट, अभी तक जो एंजाइना पेक्टोरिस में खून आ रहा था, कम मकदार में आ रहा था, इसीलिए जो है आराम करने के बाद वहाँ पर राहत हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुकम्मल रुकावट हो गई है, तो हमारा कल्ब के जो आपके, चाहे वो आपका पेरिकार्डियम हो या मायोकार्डियम हो या इंडोकार्डियम हो, वहाँ पर जो है खून की रुकावट हो जाएगी और नेक्रोसिस होगी। अब ये अलग बात है कि पूरा का पूरा जो है तीनों झिल्लियाँ इन्वॉल्व होती हैं या कुछ हिस्सा बाकी बचा रहता है। इसी के हिसाब से बाद में जा कर के आपको अफलास कल्ब की दर्जाबंदी की जाएगी, जिसमें स्टेमी होता है और नॉन स्टेमी होता है। यह आपको हम मज़ीद वजाहत आगे चल करके करेंगे। फिलहाल आप इसकी तारीफ खूब समझ लीजिए कि दिल के पुट्ठों में खून की कमी की वजह से, मुस्तकिल रुकावट की वजह से, जब कोई हिस्सा में नेक्रोसिस हो जाता है, सड़ने गलने लगते हैं, पहले जो है खलियात होंगी, फिर उसके बाद अंसजा होंगे, पूरा का निज़ाम जो है दरहम दरहम हो जाएगा। इसको हम अफलास कल्ब कहते हैं। असबाब, कोनरी आर्टरी का मुकम्मल ब्लॉक, अभी तक जो आपने पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस में, उसका पार्शियल ब्लॉक था, आधा अधूरा ब्लॉक था, थोड़ा हिस्सा ब्लॉक था, थोड़ा हिस्सा खुला हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोनरी आर्टरी का मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। आमतौर पर खून का दौर था, थ्रोम्बोसिस, खून जो है जम जाएगा जब, तो इन शदीद हालात में आपको इफलास कल्ब होगा। दूसरा यह है शदीद एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसा कि आप जानते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में भी आपका प्लेग बना हुआ था, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई थी, उसकी जो है शरीयान में कोई प्लेग जमा हो गया था। प्लेग को आप, हम समझते हैं कि जानते होंगे, जब कहीं भी आप पहले जो है थ्रोम्बोसिस होती है, खून की क्लॉटिंग होती है, वो क्लॉट टूट करके किसी दूसरे हिस्से में जा करके वहाँ के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो उसको हम सुद्दा कहते हैं। और ये सुद्दा में जब चर्बी वगैरह, फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो है आपके शरीयान एकदम तसल्लुब हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसे आप सलीब का आपने नाम सुना होगा। सलीब पर चढ़ाया गया था आपके नबी को, जो है, जो आपके ही जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबी थे। तो ये सलीब लफ्ज़ वहाँ से आया हुआ है, तो सलाबत हो जाती है आपके शरीयान में जो है। उसके बाद अचानक प्लेग या रप्चर, ये प्लेग जब टूट जाता है पूरा ब्लीडिंग होती है, पूरा का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। पैथोजेनेसिस, शरीयान में मुकम्मल रुकावट, कोई भी शरीयान है, और ख़ुसूसन शरीयान ताजी या जिसको हम कोनरी आर्टरी कहते हैं, इसमें मुकम्मल रुकावट हो जाएगी, खून की फराहमी बंद हो जाएगी, दिल के पुट्ठे ऑक्सीजन की शदीद कमी हो जाएगी, उसका ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाएंगे, क़िल्लत ऑक्सीजन का शिकार हो जाएंगे, ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं होगी। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की फराहमी कितनी ज़रूरत है, बगैर उसके इंसान के कोई भी जो है अफ़आल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सारे के सारे जो है
बंद हो जाते हैं, पुट्ठों के खलियात मरने लगते हैं, जिसको हम इर्रिवर्सिबल नेक्रोसिस कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोसेस दो तरीके से होती है। अगर हम एक कदम आगे चलें, फिर उसके बाद दूसरा कदम आगे चलें, यानी 2 कदम हम आगे चलें और फिर 2 कदम पीछे आ जाएं, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल। आगे की तरफ भी हमने कदम बढ़ाया, लेकिन जरूरत के बना पर पीछे भी हम लौट आए, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इर्रिवर्सिबल होती हैं। अगर एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तरफ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक हैयत से दूसरे हैयत की तरफ चली गई हैं, तो दूसरे हैयत से फिर लौट करके पहले हैयत पर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ जो नेक्रोसिस होती है ये दायमी होती है, इर्रिवर्सिबल होती है। खलियात जो टूट फूट गए हैं वो हमेशा के लिए टूट फूट गए हैं, खलियात जो गल गए हैं वो हमेशा के लिए गल गए हैं। ऐसा नहीं कि उनको रिपेयर किया जा सकता, दे आर नॉन रिपेरेबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल नेक्रोसिस। अलामात पर आइए तवज्जो देते हैं। शदीद जलता हुआ कुचलने वाला दर्द, ऐसा महसूस होता है एकदम जो है सदर फट जाएगा। जो है अंजाना पेक्टोरिस में तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा शदीद जलने वाला कुचलने वाला दर्द, सीने के बीचों बीच इतना दर्द होगा कि इंसान जो है एकदम छटपटाता रहता है। जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की नौबत आती है, सबको जो है खुदा महफूज रखे, ये बहुत ही जो है तकलीफ दे जो है चीज़ होती है। दर्द 30 मिनट से ज़्यादा रहता है। ये जो है कंडीशंस जो है 30 मिनट से आधे घंटे के तकरीबन रहती है या उससे शायद रहती है। नाइट्रोग्लिसरीन से आराम नहीं मिलता है। इसके पहले आपने पढ़ा था कि अंजाना पेक्टोरिस में ज़बे सदरिया में नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाए, बीटा ब्लॉकर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन इसमें नाइट्रोग्लिसरीन देने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है। कितना शदीद है आप इसका एहसास कर सकते हैं। ज़रा तस्वुर करके देखिए कि ये मरज़ जो है कितना जो है ख़तरनाक है। सांस फूलना, शदीद पसीना आना, उल्टी, बेचैनी, मौत का खौफ, ये सारी चीज़ें जो है आएगी। जो है बाज़ मरीजों में साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर ज़याबितस वाले जो शुगर के मरीज़ हैं, पता लगा 250, 300, 400 शुगर की मकदार पहुंच गई है और उनको कुछ पता नहीं कि हमारा कल्ब किस हाल में है, और साइलेंट जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें न छचपटाहट, अंदर ही अंदर जो बेचैनी होगी, दर्द होगी, शिद्दत होगी, लेकिन सब अंदर ही अंदर होगी, उसको महसूस ही नहीं होगा, और फिर उसके बाद एकाएक इंसान जो है इस दुनिया से चल बसता है। जो है अक़साम, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था कि जो है ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 2 तरीक़े का होता है। एक नॉन स्टेमी, एन स्टेमी, और दूसरा स्टेमी। पहले स्टेमी लिखा है, बाद में नॉन स्टेमी लिखा है, लेकिन हम पहले क्यों नॉन स्टेमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। ये कम ख़तरनाक है, ये पहला मरहला है, और स्टेमी दूसरा मरहला है या आखिरी मरहला है। समझिए कि जो है ये क्या होता है। NSTEMI, ST सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होता है। ST सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होता है, यानी उसका डिप्रेशन होता है। अब ये ST सेगमेंट क्या है, अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको इसको वजाहत करते हैं। जब वैसे क्या कहते हैं ये देख लीजिए, ये आपका ग्राफ है ECG, जो आपको ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं P वेव्स। ये यहाँ से जो है, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, ये जो है P वेव्स है। ये क्या है, फर्स्ट सेगमेंट P वेव्स है, और फिर यहाँ से वेव्स उठती है, और इसको कहते हैं QPQR। यहाँ P है, ये QRS वेव। ये जो आप पीक दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहाड़ की चोटी दिखाई पड़ रहे हैं, इसको QRS। तो पहला सेगमेंट P वेव का सेगमेंट था, दूसरा सेगमेंट जो है
QRS सेगमेंट है जो पहाड़ की चोटी की तरह से ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद आपको अगर नॉर्मल हालात है, इंसान का कल्ब नॉर्मल है, तो वो वहां से उतरता है, थोड़ा सा नीचे आता है। ये जो आपके ब्लू कलर लाइन दिखाई पड़ रही है, ये आपकी जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई पड़ रही है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर राइज होता है और फिर नीचे आ जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये बेस लाइन है, इसी से हम मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर आपने ECG किसी क्लास में नहीं पढ़ा है, किसी किताब में नहीं पढ़ा है, तो घबराने की कतअन ज़रूरत नहीं है। आज आप मुकम्मल डॉक्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसको समझिए, ये आपके कल्ब का ECG है। इसमें पहला आपका P वेव है। पहला क्या है? P वेव है, हल्की सी चढ़ाई है। P वेव हल्की से ऊपर जो है चढ़ाई हुई है। ये देखिए इसका जो वोल्टेज है ये 0.2 के करीब है। इसका कितना, यहाँ 0 से शुरू किया, यहाँ 0.2 जो है मिली वोल्ट जो है के करस्पॉन्डिंग ये तकरीबन है। फिर उसके बाद 0 लाइन पर आएगा, फिर 0 लाइन से नीचे आएगा हल्का सा, फिर उसके ऊपर उठेगा और जो है 1 वोल्ट के, अगर आप ग्राफ मुकम्मल जो है अपने कापी पे प्लाट करना चाहते हैं, अभी कापी पेंसिल उठाइए और मेरे साथ इसको आप करिए। इंशाल्लाह आपको ये ग्राफ कभी नहीं भूलेगा और इम्तिहान में बहुत आसानी होगी। जो हमारे असबाक होते हैं, आप कापी और पेंसिल ले करके बैठा कीजिए और जैसे जैसे हम बताते हैं उस तरीके से अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई बहुत ही मुकम्मल होगी और सही तरीके से होगी। जो है ये आपका P वेव थोड़ा सा उभार हो गया और फिर उसके बाद हल्का सा नीचे आया, 0 से नीचे। पहले जो आपका जो उभार था 0.2, ये आपका बेस लाइन है। जो डॉटेड लाइन है ये बेस लाइन है, इसको 0 लाइन कहते हैं। 0.00 मिली वोल्ट को ये इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद 0.2 तक उठेगा, एकदम स्टीप नहीं उठेगा बल्कि जो है टेंजेंटल 45 डिग्री पर उठेगा और P यहाँ पीक पर जाएगा और फिर उसके बाद जो है 0 पर फिर आएगा, 0 से नीचे आएगा और एकदम फिर हवाई जहाज की तरह से ऊपर उठ जाएगा। जैसे जो है चिड़िया पहले हल्का हल्का जो है अपने परों को फैलाती है और फिर उसके बाद एक डाइव करके जो है ऊपर की तरफ उड़ जाती है। आपका हवाई जहाज भी इसी तरीके से चलता है। पहले जो है हल्की ऊंचाई लेगा, फिर उसके बाद पैरेलल आता है, स्टेबल होता है और फिर उसके बाद अल्टीट्यूड को, हायर अल्टीट्यूड को गेन करता है। तो ये आपको QRS यहाँ से उठा, QRS। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इसके बीच के इंटरवल में जो ये वेव्स है इसको P सेगमेंट या P वेव्स कहते हैं। अब Q से जब उठेगा तो एकदम पहाड़ी पर चढ़ेगा R पर, फिर उसके बाद डाउन होगा S पर। इसको चूंकि इसमें जो है QRS 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको हम QRS सेगमेंट कहते हैं। अब अगर नॉर्मल हालात है, कल्ब है, तो ये जो आपको पीली लाइन हल्की दिख रही है इससे नीचे आएगा और ये जो ब्लू कलर की लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के ये हो जाएगा। ये इसको ST सेगमेंट कहते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई पड़ रही है इसको क्या कहते हैं? ST सेगमेंट कहते हैं। अब इसी ST सेगमेंट में फर्क पड़ता है। QRS में थोड़ा सा फर्क है और थोड़ा सा ST सेगमेंट में फर्क है। तो आइए अब देखिए कि जो है इसमें क्या फर्क है। यहाँ देखिए ग्राफ में अगर समझने की आप कोशिश कीजिए, NST में जो हमने NST में बताया था, नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन। ST सेगमेंट का एलिवेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ST सेगमेंट का डिप्रेशन होगा। ST डिप्रेशन। अब ये देखिए कैसे डिप्रेशन है। पहले जो है आपका ST ये था, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग कितना तकरीबन जो है 0.8 के करीब था। अगर यहाँ से यहाँ आप डॉटेड लाइन खींचिए तो 0.85 के करीब आएगा और ये गिर करके कहाँ आ गया? आपको यहाँ पर आ गया। ये डिप्रेशन, इसी को कहते हैं ST डिप्रेशन, ST सेगमेंट का डिप्रेशन। ये आप समझ लीजिए, आपको यूनानी में कोई वजाहत नहीं करेगा। हम जो वजाहत कर रहे हैं ये आपके लिए जो है मैं फ़ख्रिया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस वक्त आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह बहुत ही जो है आपको आसानी होगी। ये आपका नॉर्मल है और जिसको आप क्या कह रहे हैं? ST,
क्योंकि QRS यस के बाद ये T है आपका, इससे जो है डाउन होता है। तो ये आपके नॉर्मल हालात में ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है आपको क्या है, एन स्टेमी, देखिए नीचे लिखा हुआ है एन स्टेमी, और एन स्टेमी पर दोनों तरफ का निशान लगाया गया है, अप एंड डाउन। इसका मतलब ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो जो एन स्टेमी है उसमें ये डाउन होता है, डिप्रेशन। यहाँ पर साफ लिखा गया है ST डिप्रेशन, यानी ST नीचे आइए, लाल कलर के बजाय कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, डिप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद इन्वर्जन ऑफ जो है टी वेव्स है, ये टी वेव्स, ये आपका क्या है, टी वेव्स, जिसका ये ऊपर की तरफ रुख है, और यहाँ पर देखिए रुख नीचे की तरफ है। ये क्या है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है, इसका क्या है, जीरो लाइन के नीचे है, और नॉर्मल हालात में ये क्या है, जीरो लाइन के ऊपर है। अगर आप जो है ब्लू लाइन की जो है ग्राफ देखें, ब्लू लाइन पर अपना जो है जहन मरकूज करें, तो ये जीरो लाइन के ऊपर है। अब जो है टी जीरो लाइन के नीचे आ गया है, इसीलिए इसको हम इन्वर्जन, उल्टा का हो गया जो है। तो दो काम हो गए, ST सेगमेंट जो यहाँ था वो डाउन हो गया, यानी ST डिप्रेशन हो गया, और साथ साथ टी का इन्वर्जन हो गया, टी वेव्स का इन्वर्जन हो गया। ये दो अलामात आपके नॉन स्टेमी के हैं। अब उसके बाद स्टेमी, ST सेगमेंट इलेवेशन, ST सेगमेंट इलेवेशन, ये आपका नॉर्मल था, ये इन्वर्जन था, डाउन हो गया था। अब देखिए इलेवेशन, न यहाँ है न ये नॉर्मल हालात, ये नॉर्मल हालात है, ये एन स्टेमी है, और न ये है न ये है। अब देखिए यहाँ जो है तकरीबन QRS से थोड़ा सा नीचे है, तो इसी को कहते हैं कि ST इलिवेशन। ST सेगमेंट का क्या होगा, इलिवेशन। इसके रेफरेंस में देखें, नॉर्मल ये है, और अब उसके बाद स्टेमी में कहाँ हो गया, ST सेगमेंट इलिवेटेड, this is the ST segment, this is the ST segment, here ST segment is far below, but here see at this point here is up, see the blue line and see the red line, blue line is below and red line is above, it means ST segment has risen, has elevated। तो इसकी खुशियात होती है कि ST में ST सेगमेंट का एलिवेशन होता है, और नॉन स्टेमी में ये जो है दो चीजें होती हैं, ST का डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, न ये है न ये है, बल्कि डिप्रेशन है, और जो है टी वेव का इन्वर्जन है, उल्टा है, यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे आ रहा है। अब मजीद आप सुन लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए, स्टेमी ज्यादा खतरनाक है, स्टेमी ज्यादा खतरनाक है, और जो है ये लास्ट स्टेज है। एन स्टेमी कम खतरनाक है, ये आखिरी स्टेज से पहले स्टेज का मरहला है। क्यों ऐसा होता है, इस जो है इसमें एन स्टेमी में कल्ब के अंदर के तकरीबन 2 झिल्लियां जो है असर पजीर होती हैं, यानी इंडोकार्डियम में नेक्रोसिस होगा, और जो है मायोकार्डियम का पार्शियल हिस्सा, नॉट द फुल, इंडोकार्डियम पूरा और मायोकार्डियम का कुछ हिस्सा नेक्रोसिस होगा, अंसजा जो है उसके सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, नेक्रोसिस हो गई, अफलास इसी को कहते हैं, गुर्बत और अफलास, एकदम जो है बेचारगी की हालत में। कल्ब कैसा हो गया, बेचारगी की हालत में, उसको कोई चारा नहीं है कि हम क्या करें, छटपटा के रह रहा है जो है। लेकिन अभी यहां पर इंडोकार्डियम और जो पार्शियल, अंदर की पूरी झिल्ली और दरमियान की आधी झिल्ली, इसमें जो है असर पजीर हुई है। इसके बाद अक्स स्टेमी में ये तीनों लेयर, पेरिकार्डियम या उसके ऊपर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम as well as endocardium, all the layers are destroyed, they have gone under necrosis। इसका मतलब
तीनों लेयर में अगर नेक्रोसिस हो गई, इसका मतलब मुकम्मल जो है कल्ब के सारे जो है खलियात वो आपको टूट फूट गए हैं। अब कोई अंसजा नहीं है। जब कोई अंसजा नहीं है तो ब्लड कैपिलरी और शरियान और वरीद का कोई मतलब नहीं होता। कोरोनरी आर्टरी तहस नहस हो जाएगी, जो पूरे कल्ब को आपको जो है ब्लड सप्लाई दे रही थी वो सारा टूट फूट जाएगा और इंसान की मौत वाक़ई हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि आप इन दोनों को जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए अगर कोई मज़ीद चीज़ है तो उसमें हम थोड़ा सा गौर और कर लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक था और अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है, इसलिए हम इसकी वजाहत कर रहे हैं। अब इलाज में ये क्या कह रहे हैं, ये ईसीजी जो अभी हमने बताया वो सारे जो है ईसीजी में जो एक्सपर्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिसको तजुर्बा है वो ईसीजी इकोकार्डियोग्राम देख करके कि जो है एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है, टी सेगमेंट का इन्वर्जन है या टी वेग एकदम जो है ऊपर चला गया है, ये सारी चीज़ें वो जो है पता लग कर लेगा जो है जब ही ग्राफ देखेगा। अब जैसे जौहरी जो है हीरो को देखते ही बता देता है कि वो किस तरीके की जो है ये हीरा है, इसका क्या दाम है, उसी तरीके से एक एक्सपर्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा वो ज़रा सा गौर करेगा और सारी की चीज़ें बता देगा आपको। इलाज क्या है, फौरी ऑक्सीजन। अब इसमें जो है आपको इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान की ये कैफियत हो तो मसनवी ऑक्सीजन कुछ नहीं अगर कहीं है तो एकदम जो है उसके सीने को दबाया जाए दोनों हाथ रख करके और उसको अपने मुंह से जो है उसके मुंह में सांस दिया जाए। अगर कहीं कोई इंतजाम नहीं है फॉर द टाइमिंग 2-4-10 मिनट के लिए, और उसके बाद इन मीन वाइल आप जो है गाड़ी घोड़े का इंतजाम कीजिए और सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल में आप पहुंच जाइए हर जगह का। और वहां पर आर्टिफिशियल जो है ऑक्सीजन फौरन स्टार्ट की जाती है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं फौरन उनको जो है मुंह में लगाया जाता है, नाक में लगाया जाता है। अगर जो है रूह बची हुई है, हल्का फुल्का सांस चल रही है तो कुछ राहत होगी, वरना बहुत सारी दिक्कतें हैं। और तवील में ये जो है आपको मार्फिन लिया, एस्प्रिन लिया, नाइट्रोन लिया, ये थ्राम्बो ये सारे लिया और फिर ACE इनहिबिटर्स, ये ACE इनहिबिटर एक दिन मजीद इसकी वजाहत इंशाल्लाह करेंगे। लंबा चौड़ा वक्त था, आज लंबा वीडियो हो गया। पेचीदगी में जो है हार्ट आपका फेलोर होगा, एरिथमिया होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, फिर उसके बाद MI कार्डियम दोबारा जो है सेफ हो जाएगा। ये देखिए आपको झिल्लियों को हमने दिखाया है, अंदर की झिल्ली ये आपको सबसे बाहर है, क्या है ये अंदर की झिल्ली, इसको आप क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये लिखने में बेटा गलती हो गई है, ये जो है कुछ और लिख दिया गया है। ये सबसे अंदर की झिल्ली ये इंडोकार्डियम है, बीच की झिल्ली मायोकार्डियम है और सबसे जो है अंदर वाली झिल्ली ये एंडोकार्डियम है। इसको आप सुधार लीजिएगा। जो सबसे अंदर जहां हमारा कर्सर है, जो ये लंबा डंडा है जो इसके करीब का है, ये आपका पेरिकार्डियम, ठीक है। अब उसके बाद वही चीज़ यहाँ किया गया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए ये तीनों लेयर इन्वॉल्व हो रही हैं, ऑल लेयर्स फुल थिकनेस इज इन्वॉल्व, पूरी की पूरी दीवार मुकम्मल दीवार तहस नहस होगी। और इसको पहले भी हम बता चुके, इसको स्टेमी कहते हैं। और यह ट्रांसम्यूरल इंफ्राक्ट, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि आप जो है तकाबुल पेश कीजिए, मुआजना कीजिए, ट्रांसम्यूरल इंफ्राक्ट और सब इंडोकार्डियल जो है इंफ्राक्ट, इसमें जो है जुज़वी तौर पर इंडोकार्डियम प्लस मायोकार्डियम का कुछ हिस्सा, और यहाँ पर पूरा का पूरा मुकम्मल तीनों झिल्लियां बर्बाद और हलाक हो जाएंगे। और अंजाइना जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले स्टेबल अंजाइना होता है, आराम के बाद जो है राहत मिल जाती है। मरीज जब बढ़ता है तो अनस्टेबल होता है, यानी इरिवर्सिबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब ये भी क्योर नहीं हो पाता तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। फिर हमारे खुश रहिए, याद करिए और दुआओं से नवाजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जो है जितना चाहे आप रफ़े आम में इसको फैला सकते हैं और सीख सकते हैं। हमारा असल मकसद है आप जो है हिकमत को सीखें और फ़रोग़ दें, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
आप जो है खिदमत खल्क के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। फी अमानिल्लाह।